अच्छा ऑन था. Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to discuss about spicules. It is also known as spongin fibers, and it is made up of calcium carbonate. So it is called calcareous a, a skeleton in sponges. So we are going to discuss about spicules of a sponge. Do you know about a sponge? A sponge which belongs to class, which belongs to phylum पोरीफेरा. पोरीफेरा फाइलम में हम लोग स्पॉन्ज पढ़ते हैं, और स्पॉन्ज में स्पाइक्यूल्स पढ़ेंगे. स्पाइक्यूल्स यानी स्केलेटन, और ये जो होता है बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का. स्पॉन्जीन फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्जीन फाइबर्स. तो स्पाइक्यूल्स, स्पॉन्ज का स्पाइक्यूल्स कहेंगे, और ये स्पाइक्यूल्स यानी कंकाल कह लीजिए, एक तरह से स्केलेटन कह लीजिए. जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है वो बना होता है किससे? तो वो स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. आप याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में जैसे हायर एनिमल है, क्योंकि पोरीफेरा जो हम पढ़ते हैं लोअर एनिमल है, तो हायर एनिमल में जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से हमारा बना होता है स्केलेटन, जिसको बोन हम कहते हैं, कैल्शियम. लेकिन ये जो हम स्पॉन्ज का जो पढ़ रहे हैं वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट. किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3. आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए ये कैल्केरियस स्केलेटन कहलाता है, कैल्केरियस होता है ये. तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि स्पाइक्यूल्स जो है, स्पाइक्यूल्स में अगर हम देखें डायग्राम में, तो ये स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो बना होता है, कैसा होता है ये डायग्राम में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इस फिगर का अगर हम बात करें कि ये फिगर में ऐसा रोड शेप का कुछ दिख रहा है ऐसा, और सुई जैसा जो निडल शेप में दिख रहा है, इस तरह से जो देख रहे हैं, इसको कहा जाएगा स्पाइक्यूल्स, इसको बोलते हैं. हाँ, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, देखिए ये ट्राइंगल शेप में भी ऐसा भी स्पाइक्यूल्स दिख रहा है. ये इसको, ये फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. और ये स्पाइक्यूल्स इसको कहा जाता है, ये इसका स्टडी करेंगे हम लोग. तो ये जो ऐसा निडल शेप में जो इस तरह का रोड शेप में दिख रहा है, या इस तरह का शेप में ऐसा जो दिख रहा है, ये है स्पाइक्यूल्स. यानी इसको एक तरह से कह लीजिए कि ये स्केलेटन कहा जाता है, स्केलेटन इसको कहते हैं. और ये स्केलेटन जो इसका कैनाल सिस्टम में पाया जाता है पोरीफेरा का, वो स्केलेटन बना होता है किसका? अभी हम बात किया आपको, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये जरूर याद होना चाहिए. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. जनरली ये रहता कहाँ पर है, कहाँ पाया जाएगा ये? तो ये मेजेनकाइम में पाया जाता है. मेजेनकाइम, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि मेजेनकाइम में बहुत सारा सेल्स पाया जाता है. जैसे आर्कियोब्लास्ट हो गया, स्क्लेरोब्लास्ट हो गया, पोरोसाइट्स हो गया, पिनेकोडर्म हो गया, ये कोनोडर्म हो गया, और जर्म सेल्स है, ग्लैंड सेल्स है, ये सभी सेल्स हम लोग पढ़े थे मेजेनकाइम में. और मेजेनकाइम में ही पाया जाएगा स्केलेटन. और आज हम लोग इसी स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस टाइप का स्केलेटन है. तो इतना बात जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन सा टाइप का स्केलेटन है, और किस किस टाइप का स्केलेटन के बारे में हमको पढ़ना है. ये डायग्राम में आप देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा. यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये बना है वो सारा चीज़. डायग्राम एक एक करके देखते चलेंगे, और ये पढ़ेंगे भी हम लोग कि कैसे डेवलप किया है, वो भी बात करेंगे, और कौन कौन टाइप का है यहाँ पर. तो देखिए एक जो इसका टाइप दिख रहा है वो है मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स. देख रहे हैं आप, मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स इसको कहा जाएगा. ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक. और दूसरा जो है इसका टाइप अगर देखें
तो ट्राई एक्सोन स्पाइक्यूल्स हो गया। और तीसरा हो गया टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप है। तो पहला याद रखें क्या चीज, तो फर्स्ट में हो गया मोनो एक्सोन, ये हो गया मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स। ये आप जरूर याद रखेंगे कि ये होता है मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स। दूसरा जो इसका है वो है ट्राई एक्सोन स्पाइक्यूल्स हो गया। और तीसरा है जिसको कहा जाएगा टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स इसको कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो मेनली तीन है यहाँ पर स्पाइक्यूल्स। अब इस तरह का जो डायग्राम आपको दिख रहा है ऐसा, ये हो गया मोनो एक्सोन। ऐसा थोड़ा कील टाइप का दिख रहा है, ऐसा देखिए इस तरह का डायग्राम, ये हो गया आपका ये भी मोनो एक्सोन में आएगा। और ये भी ऐसा स्ट्रक्चर है, ये भी मोनो एक्सोन में आएगा। ठीक, तो ये जो मोनो एक्सोन का अगर हम बात करें कि मोनो एक्सोन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि स्केलेटन जो मोनो एक्सोन है, तो मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स जो होता है, सबसे पहला चीज अगर देखें कि स्पाइक्यूल्स पाया कहाँ जाता है, तो स्पाइक्यूल्स ये पाया जाएगा कहाँ पर, तो ये मेजेनकाइम में। कहाँ पाया जाएगा, ये मेजेनकाइम। स्पाइक्यूल्स कहाँ रहता है, मेजेनकाइम में रहता है। एक चीज याद रखना है ये। दूसरी बात है ये कैसा होगा, तो ये माइन्यूट होता है। माइन्यूट का मतलब बहुत सूक्ष्म होगा, छोटा होगा। ये सभी जो एक्सोन हम लोग पढ़ रहे हैं वो माइन्यूट होता है, सूक्ष्म होता है। ये क्रिस्टलाइन भी होता है। तीसरा पॉइंट है क्या याद रखना होगा, क्रिस्टलाइन होता है ये है क्रिस्टलाइन। देखिए, तो पहला सवाल ये है, सवाल तो कहीं से भी बन सकता है लेकिन याद रखेंगे कि स्पाइक्यूल्स मिलेगा कहाँ पर, कहाँ पाया जाता है स्पाइक्यूल्स, तो ये हो गया मेजेनकाइम। ठीक, और मेजेनकाइम में पाया जाएगा, ये माइन्यूट होगा, क्रिस्टलाइन होगा। और एक और चीज है, ये कैलकेरियस बॉडी होता है, ये कैलकेरियस। तो कैलकेरियस बॉडी मतलब ये हुआ, अभी तुरंत ही बता रहे थे कि ये जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए कैलकेरियस बॉडी कहलाता है। और इसके बाद अगर देखें तो इसमें टाइप्स जो अगर हम बात करें तो पहला है मोनो एक्सोन। ठीक, और मोनो एक्सोन जो होगा, जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स है, तो मोनो एक्सोन जो स्पाइक्यूल्स होता है वो यूनी रेडिएट होता है। ये कैसा होगा, यूनी रेडिएट होता है, रेडिएट। ये मोनो स्पाइक्यूल्स यूनी रेडिएट होता है, यानी सिंगल, दोनों तरफ जो छोर, इसका जो किनारा देख रहे हैं पॉइंटेड है निडल शेप में। और अगर मोनो रेडिएट होता है तो मोनो एक्टिनल इसको बोलते हैं। इसका एक और नाम है कि इसको मोनो एक्टिनल कहा जाता है, मोनो एक्टिनल इसको कहते हैं। देखिए ये जो यूनिरेडिएट होगा उसको कहेंगे मोनो एक्टिनल। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो स्पाइक्यूल्स होता है वो मोनो एक्सोन जो होता है वो किस टाइप का स्पाइक्यूल्स है, तो वो हो जाएगा यूनिरेडिएट। ठीक, या उसको मोनो एक्टिनल कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि एक और है जिसको कहा जाता है डाई रेडिएट, या उसको बाई रेडिएट कहेंगे। एक वर्ड और है जिसको बोला जाएगा बाई रेडिएट, बाई रेडिएट इसको कहेंगे। या फिर इसको दूसरा एक और नाम है डाई एक्टिनल भी इसको कह सकते हैं। ये हो गया डाई एक्टिनल इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है यहाँ पर। ठीक, तो ये मोनो एक्सोन जो होगा, मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स, वो मोनो एक्सोन्स में ये यूनिरेडिएट हो सकता है, ये याद रखना है। स्पाइक्यूल्स कैसा होगा, यूनिरेडिएट होगा, जिसको कहा जाता है मोनो एक्टिनल इसको कहेंगे। दूसरा बाई रेडिएट होगा जिसको डाई एक्टिनल कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि इसका जो बोथ दोनों तरफ का डायरेक्शन कैसा है, इस तरह का, इस तरह दोनों तरफ का डायरेक्शन कैसा है, तो इस पर डिपेंड करता है। और जनरली ये कैसा होगा, तो अक्सर ये निडिल शेप का होता है। ये जो भी होगा वो कैसा होगा, तो ये निडिल शेप का होता है। तो एक सवाल यहाँ पर ये पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो स्पाइक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं, स्पॉन्ज जो पढ़ते हैं, जो उसका स्पाइक्यूल्स है उसमें
निडिल शेप का, अगर निडिल शेप का पूछा जाए कि एक्सोन कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं मोनो एक्सोन। मोनो एक्सोन में भी दो तरह का होगा, एक हो गया यूनिरेडिएट और जिसको मोनो एक्टिनल कहा जाता है, और दूसरा हो गया बायरेडिएट जिसको डाई एक्टिनल कहा जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को जरूर याद रखना है। और ये ऐसे टाइप अगर बोले तो मोनो एक्सोन होता है, दूसरा टाइप ट्राई एक्सोन हो गया, टेट्रा एक्सोन हो गया। ये सभी जो होगा वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए कैलकेरियस बॉडी होता है। ये मेसेनकाइम में पाया जाएगा, माइन्यूट होता है, सूक्ष्म होगा, और ये क्रिस्टलाइन होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा बात कर रहे थे हम अभी किसके बारे में, तो ये बात कर रहे थे हम स्पाइक्यूल्स। और स्पाइक्यूल में कौन सा स्पाइक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे हम, कौन सा स्पाइक्यूल्स था? तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया भी है कि देखिए सेक्रेशन ऑफ ये ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल्स। ये ट्राई रेडिएट क्यों बना? देखिए ट्राइंगल शेप में ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह का। तो ये ट्राई रेडिएट हो गया। ये जो है देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये जो पोर्शन कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स है यहाँ पर देखिए, ये यानी इसी कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे ये डेवलप करके बना है। और ये कैल्कोब्लास्ट या सिलिकोब्लास्ट इसको बोलेंगे, और इसी से देखिए डेवलप करते करते और ये ट्राई रेडिएट ऐसा बना है, इस तरह से बिल्कुल ट्राइंगल शेप में। और इस तरह का जो होगा वो ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल्स इसको कहेंगे, स्पाइक्यूल्स। क्लियर? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन था? अभी जो बात की है वो मोनो एक्सोन। तो पहला जो हम लोग पढ़े वो कैसा था? ये मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स ये हम लोग देखें, ठीक। और मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स कैसा होता है? यूनिरेडिएट होगा, ठीक, और डायरेडिएट भी या बायरेडिएट भी होता है। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखें एक और जो इसका दूसरा है जिसको टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स कहते हैं, यानी टेट्रा एक्सोन, टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स। टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स के बारे में अगर बात करें कि टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स जो होगा इसको क्या कहा जाता है? इसको टेट्रा 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 रेडिएंट इसको कहा जाएगा। इसको ऑल्सो नॉन एज टेट्रा रेडिएट, इसको टेट्रा रेडिएट भी कह सकते हैं, टेट्रा रेडिएट कहेंगे इसको स्पाइक्यूल्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल्स भी कहा जाता है इसको। जो अभी यहाँ पर इस डायग्राम में, इसके पहले वाला डायग्राम में देख रहे थे कि यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स, इस तरह का है। यहाँ पर और भी डायग्राम आपको दिखेगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये स्पाइक्यूल्स में आपको मिलेगा यहाँ पर, मिनट। ये डायग्राम में ये दिखाया गया है कैसे बन रहा है, वो सारा चीज़ इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा ये डेप्थ में है, इसको और भी बात करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ट्राई रेडिएंट वाला जो यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम, इसमें अभी बात किए थे यहाँ पर। और ये हो गया आपका मोनो एक्सोन। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं और भी आपको ये डायग्राम। तो इसमें देखिए टेट्रैक्टिन इसको कहा जाता है। देखिए एक ये जो दिख रहा है यहाँ पर इस तरह का रहेगा, वो टेट्रा एक्सोन में आएगा। जब हम बात करेंगे टेट्रा एक्सोन, देखिए टेट्रा एक्सोन इसको कहा जाता है। और ये जो टेट्रा एक्सोन है वो इसमें चार दिख रहा है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। तो इसलिए टेट्रा रेडिएट भी इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है टेट्रा टेट्रा रेडिएट, इसको टेट्रा रेडिएट के नाम से जाना जाएगा। और इसको टेट्राक्टिन इसको कहते हैं, टेट्राक्टिन भी कह सकते हैं, टेट्रा रेडिएट होता है ये, ठीक। ऐसे जो चार दिया इसमें भी देखिए आपको चार दिख रहा है, 1 2 3 4, ये भी हो गया चार यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है? और ये एम्फी डिस्क शेप में दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्क शेप में दिख रहा है, ऐसा भी होता है। और इसमें देखिए तीन शेप दिख रहे हैं, 1 2
ये इस तरह का 3, तो इसको ट्रायोड बोलते हैं। ये सभी टेट्राएक्सोन स्पाइक्यूल्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज के बारे में याद रखना है। एक आपको याद रखना है मोनोएक्सोन, और दूसरा याद रखना है टेट्रा एक्सोन इसको कहा जाएगा। और ये अगर ट्राई रेडिएट बोले तो मोस्ट कॉमन, अगर मोस्ट कॉमन यानी अगर बोला जाए मोस्ट कॉमन टाइप, अगर स्पाइक्यूल्स अगर पूछा जाए, कॉमन टाइप का जो स्पाइक्यूल्स होता है वो अक्सर ट्राई रेडिएट होता है, तीन ट्राई रेडिएट होगा ये मोस्ट कॉमन। तो ऐसा सवाल यहाँ से बन सकता है कि इसका स्पाइक्यूल्स का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा है, ये आपको याद रखना है। वेरी कॉमन टाइप का जो स्पाइक्यूल्स के बारे में जो बात किया जाता है, क्लियर है। दूसरा एक और चीज देखें तो इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मतलब ये जो स्पाइक्यूल्स है, यानी इसको यूं कह लीजिए डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइक्यूल्स, यानी स्पाइक्यूल्स का जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से होता है, तो एक अमीबोसाइट सेल्स होता है, बताए थे अमीबोसाइट, अमीबोसाइट सेल्स हो गया। और ये अमीबोसाइट सेल्स है और जिसको एस्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं, ये अमीबोसाइट सेल्स है जिसको एस्क्लेरोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। यही सेल है जो रेस्पॉन्सिबल है जो इसको डेवलप करवाने में, ठीक। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एस्क्लेरोब्लास्ट से होता है, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर मोनोएक्सोन, मोनोएक्सोन जो यहाँ पर हम लोग पढ़े कि मोनोएक्सोन है वो इसी से ओरिजिन होता है, बनकर निकलता है। और ये वाला डायग्राम हम लोग देखे भी थे स्क्लेरोब्लास्ट के बारे में, इसको हम लोग देखे थे स्क्लेरोब्लास्ट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्क्लेरोसाइट्स से, स्टेम सेल से, आर्कियोसाइट्स, और इस सेल में भी हम लोग देखे थे यहाँ पर कि जैसे ये हो गया क्रोमोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और ट्रोफोसाइट्स हो गया, और आर्कियोसाइट्स हो गया। यहाँ पर जो डायग्राम था ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो है इसमें हम यहाँ पर देखे थे। तो यहाँ का जो ये सेल है, जो सेल इसका नाम है एस्क्लेरोब्लास्ट इसको कहते हैं। और ये एस्क्लेरोब्लास्ट जो है इसी से डेवलप करता है, और यहाँ दिखा भी रहा है कि ये है मोनोएक्सोन, मोनोएक्सोन हो गया। और ये मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल्स है, स्पाइक्यूल्स, मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल्स है। और यही मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल्स जिससे ये डेवलप किया है, बना है, इससे तैयार हुआ, मतलब यही स्क्लेरोब्लास्ट है जो ये मोनोएक्सोन या फिर जो भी स्पाइक्यूल्स है वो डेवलप करवाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आखिर ये स्क्लेरोब्लास्ट ये कहाँ से डेवलप करके आया है, तो ये अमीबोसाइट सेल्स आया है, अमीबोसाइट्स। और ये अमीबोसाइट सेल कहाँ था, तो ये था मेसेनकाइम में। तो मेसेनकाइम में ये जो सेल है यही सेल डेवलप करवाया अमीबोसाइट्स, और अमीबोसाइट्स डेवलप करवाया फिर स्क्लेरोब्लास्ट को। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, एक्सोन जो बना है वो कहाँ से बना है, कैसे बना है वो, ठीक। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सारा चीज जरूर याद रखेंगे, क्लियर है। तो स्क्लेरोब्लास्ट से बनकर के निकला है ये, और ये जरूर याद रखेंगे स्पाइक्यूल्स। और ये स्पाइक्यूल्स जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, टी शेप का हो सकता है, और ट्राई रेडियंट भी होता है, मोनोएक्सोन भी होता है, ये सब सारा चीज याद रखना है। और उसके बाद देखिए इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, यानी नो एनी टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, नो एनी टाइप ऑफ, देखिए स्पॉन्ज में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, नो एनी टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, किसी भी तरह का कोई इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो फिर लोकोमोशन के लिए ये किसका मदद लेगा और किससे ये लोकोमोशन करेगा, तो इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो कौन होगा, तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन में
सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका लोकोमोशन में जो हेल्प करता है वो यही एस्केलेटन मदद करता है इसमें, बॉडी का सेल का एस्केलेटन जो है, स्पाइक्यूल्स जिसको कहते हैं, स्पाइक्यूल्स, ये इसको हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है इसको। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, समझना है। क्लियर? तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, स्पाइक्यूल्स। और स्पाइक्यूल से जो भी सवाल बन सकता है वो देखना है यहाँ पर। और ये कैनाल सिस्टम का अगर इम्पोर्टेंट बात अगर करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर होता है कैनाल सिस्टम का कि इसका मेन फंक्शंस क्या होता है और ये किस में हेल्प करता है स्पाइक्यूल्स, और दूसरा कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है और कैसे ये डेवलप करता है, तीसरा कि कौन कौन टाइप का स्पाइक्यूल्स है, वो सारा चीज यहाँ पर देखना है। तो ये जो डायग्राम का अगर बात करें हम कि डायग्राम यहाँ पर स्काइफा में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर जो एक सेल्स दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं मैच्योर स्पाइक्यूल्स कैसे डेवलप किया है, इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है स्टेम सेल्स, इसको क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स है। और स्टेम सेल से बहुत सारा सेल डेवलप करता है। अब कौन कौन सा सेल, जैसे यही सेल है जिससे आर्कियोसाइट्स डेवलप कर रहा है। अब आर्कियोसाइट्स अगर डेवलप कर रहा है तो ये आर्कियोसाइट्स जो सेल है इससे जो डेवलप करके निकलेगा वो होगा यहाँ पर देखिए आर्कियोसाइट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और इससे देखिए ये जो है और भी यहाँ पर देखिए ये लोफोसाइट्स हो गया और मायोट्रोपिन हो गया, जैसे हमारा बॉडी मसल्स होता है, ये कोलाजेन हो गया। कोलाजेन क्या है, तो एक तरह से एनिमल बॉडी का प्रोटीन कहा जाता है ये कोलाजेन, कोलाजेन प्रोटीन। ये हो गया सिलिकेटिन, ये देखिए ये है एस्क्लेरोब्लास्ट। तो एस्क्लेरोब्लास्ट जो है अभी बता रहे थे कि इसी एस्क्लेरोब्लास्ट से डेवलप करके और निकलता है, क्या निकलता है इससे डेवलप करके, तो स्पाइक्यूल्स, ये हो गया स्पाइक्यूल्स, इसी से ग्रो करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसमें बहुत सारा चीज़ है, देखिए इसी स्टेम सेल से स्क्लेरोसाइट्स डेवलप किया है, इसी स्टेम सेल से क्रोमोसाइट डेवलप किया है और सारा चीज़ ये बन करके तैयार है। और इससे यहाँ दिखा भी रहा है कि ये जो मायोट्रोपिन आप देख रहे हैं इससे यहाँ पर बन करके और ये स्पाइक्यूल्स भी तैयार हो रहा है, ये निकल रहा है बन करके। तो ये डायग्राम भी है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो स्पॉन्ज पढ़ रहे थे, ये पोरीफेरा जो हम स्टार्ट किए थे शुरू में, और कैनाल सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कैनाल सिस्टम में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखना था कि जैसे ये पोर्शन है, ये हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए पिनेकोसाइट्स है, इसको पढ़े, कोनोसाइट्स है, फिर ओस्टियम है, ये जो पोर्स दिख रहा है ये ओस्टियम हो गया, फिर स्पाइक्यूल्स इसके अंदर है, ये पोरोसाइट्स है, फिर ये स्पोंजियोसेल। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसमें जो स्पेशली हम लोग देख रहे थे वो स्केलेटन के बारे में, तो स्केलेटन के बारे में आपको इतना सारा चीज याद रखना है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये स्केलेटन के बारे में इतना सारा चीज जरूर समझ में आ गया होगा। और मेन चीज स्केलेटन के बारे में आपको याद रखना है। अब वो कौन कौन सा चीज स्केलेटन के बारे में याद रखना है, ये यहाँ पर इस डायग्राम में ये भी दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्पाइक्यूल्स बना है तो इस स्पाइक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स इसको कहा जाता है। तो ये मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स जो है वो बिल्कुल कैसा शेप में रहता है, तो ये निडिल शेप में रहेगा, ये हो गया आपका निडिल शेप में रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं मोनो रेडिएट, इसको कहते हैं, यानी मोनो रेडिएट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये मोनो रेडिएट जो स्पाइक्यूल्स है इसका कैसे डेवलप हुआ है, यानी कैसे ये बना है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये चीज दिखा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया स्पाइक्यूल्स के बारे में कि कैसे ये डेवलप किया है, कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा कि ये जो सेल्स आपको दिख रहा है, और इस सेल्स में ये क्या है, बाइन्यूक्लिएट दिखा। क्यों बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट? क्योंकि इसके पास देखिए दो दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक ये हो गया न्यूक्लियस
और एक ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस है। तो ये दो दो न्यूक्लियस है, इसलिए ये बाई न्यूक्लिएटेड मेसेनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो पूरा सेल्स आप देख रहे हैं, ये जो सेल्स है वो कौन सा सेल्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, इसी सेल से तैयार हो करके, यानी इसी सेल से डेवलप करके, और ये बनता है रेडिएट, यानी मोनोरेडिएट, मोनो एक जोन बनेगा, स्पाइक्यूल्स बनेगा। इस डायग्राम यही दिखा रहा है वो कैसे बनता है स्पाइक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये मेसेनकाइम में जो स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल्स है, तो इसमें देखिए यहाँ पर छोटा छोटा ये ऐसे डेवलप कर रहा है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है जो डेवलप कर रहा है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी से डेवलप करके देखिए इस तरह से रॉड जैसा शेप में, निडल शेप में ऐसा कुछ डेवलप करा इसी सेल के अंदर। और ये कैसा सेल है, क्या नाम है इसका, तो इसको बोला जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट। और ये स्क्लेरोब्लास्ट कहाँ रहता है, मेसेनकाइम में। आप समझ रहे हैं मेसेनकाइमल सेल्स कहाँ होते हैं, ठीक, कैनाल सिस्टम में पढ़े थे हम लोग। तो ये स्क्लेरोब्लास्ट जो है इसी स्क्लेरोब्लास्ट में बन करके निकला है। क्या बन करके निकला है, तो ये बन करके निकला है क्या चीज, स्पाइक्यूल्स। और ये स्पाइक्यूल्स देखिए कैसे इससे ये सेल समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और ये यहाँ से तैयार हो रहा है ये मोनो रेडिएट इसको कहेंगे, और मोनो एक्सोन स्पाइक्यूल्स। और देखिए फाइनली यहाँ पर स्पाइक्यूल्स ये बन करके रेडी हो गया। आखिर वो किस सेल से बना, तो एक तरह से जिस सेल से बना है उसको हम लोग फाउंडर सेल्स कह सकते हैं। जिस सेल से स्पाइक्यूल्स बना है, और ये मोनोरेडिएट जो स्पाइक्यूल्स दिखा रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी ये कैसे बन रहा है, कैसे इसका ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। तो इतना बात तो जरूर हो गया कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि स्पाइक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा सेल से हुआ है, तो यहाँ पर थियोसाइट, थीजोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और कोनोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, इस तरह से ऑप्शन लिख सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि ये जो बना हुआ है वो बना हुआ है किससे, तो स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल्स है उसी से बना है। और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स आपको कहाँ मिलेगा, मेसेनकाइम में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सभी का सभी स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। और कहीं भी अगर कुछ वैसा कन्फ्यूजन लगेगा तो आप इसको पूछ सकते हैं, और कहीं दिक्कत अगर नहीं है तो इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो होगा आपका रिप्रोडक्शन, ठीक। और रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन टाइप का रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अगर यहाँ तक क्लियर है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन या कोई दिक्कत अगर नहीं है, तो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो देखिए इसमें एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेना है कि इसका टाइप्स होता है एस्कोनवाइड्स टाइप कैनाल सिस्टम का, साइकोनवाइड और लिकोनवाइड, ये तीनों जो है ये लिकोनवाइड, साइकोनवाइड और एस्कोनवाइड, तीनों का शेप अलग अलग थोड़ा सा है। और ये तीनों का थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद अगर देखें तो रिप्रोडक्शन का बात अगर हम लोग करेंगे कि रिप्रोडक्शन ये भी टॉपिक है जो पढ़ना है। पहले ही बताए थे हम कि स्पॉन्ज में जो हम लोग पढ़ रहे उसमें तीन चीज पढ़ना है। कौन कौन सा तीन चीज पढ़ना है, तो बताए थे एक हो गया आपका कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, एक ये टॉपिक पढ़ना था। इसको तो हम लोग देखे थोड़ा बहुत, इसको पढ़े हम लोग। और दूसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ना था वो कौन सा टॉपिक था, तो एस्केलेटन के बारे में पढ़ना था। इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लिए एस्केलेटन। अब एस्केलेटन में जो हम लोग पढ़े मोनोरेडिएट, ट्राइरेडिएट जो भी हो, तो और वो किससे बना उसे सारा चीज पढ़ लिए, एक बार रीड कर लेना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन अगर इसमें होता है स्पॉन्ज में तो कौन कौन टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो एक तो हो गया थोड़ा सा आपको ये पढ़ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इस पर उतना सारा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे आप, तब इसमें गैमिट वगैरह कैसे बनता है, ये सब सारा चीज आपको जानना है। तो इसमें जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है, फिर क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें बर्डिंग द्वारा होता है। और बर्डिंग जो है, बर्डिंग द्वारा जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा बर्डिंग। ठीक। और ये बर्डिंग जो है, बर्डिंग द्वारा यहाँ पर न्यू जो इसका ऑर्गेनिज्म है वो तैयार होता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये हो गया स्काइफा। ठीक। और ये सब स्टेटम से अटैच है। इसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आउटग्रोथ है। तो आउटग्रोथ क्या होता है, ये धीरे धीरे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। ये जो होगा वो ग्रो करेगा, ये जो है आउटग्रोथ। तो बर्डिंग कंटिन्यू टू ग्रो, ये कंटिन्यू ग्रो करता जाता है, करता जाता है। ये कुछ बड़ा हो जाएगा साइज में, उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यानी डिटैच हो जाता है अपना जो पेरेंटल बॉडी से है। यहाँ से डिटैच होने के बाद ये होल ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा निकला जो आउटग्रोथ, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड। और ऐसा आउटग्रोथ निकल करके और जो बनाता है वो बर्ड हो गया। और इसी को बर्डिंग कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डिंग इसको कहते हैं। और ये जो बर्डिंग है वो टाइप है, दिस इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें स्पर्म बनेगा और फिर क्या बनेगा, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये गैमिट का यहाँ पर ये चीज है, फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग पहले जो बात कर रहे हैं वो अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो हम लोग करेंगे वो फिर क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्काइफा। ठीक। ये हो गया, जो आता है किसमें, पोरीफेरा में। ये स्काइफा जो होता है कौन सा फाइलम में है, तो पोरीफेरा में आएगा ये, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें हम कि क्या क्या चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें कौन सा ऐसा सेल है और सेक्स ऑर्गन होगा, या फिर कौन सा सेल है जिससे गैमिट बनेगा। तो ये स्पॉन्ज जो होता है, या एस्काइफा जो स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एस्काइफा जो होता है वो मोनोसियस होता है। ये एस्काइफा, अगर स्पेशली हम एस्काइफा का अगर बात करें, तो एस्काइफा जो होगा वो मोनोसियस होता है। ठीक। और मोनोसियस का मतलब ये हुआ कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में रहेगा, और दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस। जैसे अर्थवॉर्म पढ़ते हैं तो अर्थवॉर्म में भी क्या होता है, मोनोसियस होता है वो, यानी उसमें एक ही। बट यहाँ पर लेकिन एक वर्ड है जिसको बोलते हैं, ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी इसको बोलते हैं। यानी प्रोटोगाइनी का मतलब हो गया यहाँ पर कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा, देखिए फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर बोले यहाँ पर, तो जनरली प्लांट वगैरह में यूज होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स, देखिए मैच्योर्स अर्लियर देन अर्लियर देन अर्लियर देन मेल रिप्रोडक्टिव या मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना ये है कि इसके पास तो स्पेशल कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। तो जब सेक्स ऑर्गन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो फीमेल गैमिट, यानी यहाँ पर ओवम कहिए। और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है तो यहाँ मेल गैमेट में क्या बनेगा, तो ये स्पर्म बनेगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर प्रोटोगाइनी कहता है, इसका मतलब ओवम, ये जो ओवम है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। इसमें पहले बताया कि स्काइफा जो है वो मोनोसियस है, और मोनोसियस है तो दोनों सेक्स ऑर्गन होगा। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक ही सेक्स ऑर्गन में दोनों, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन अगर हो, ठीक,
और दोनों सेक्स ऑर्गन हो एक ही ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम मोनोसियस कहते हैं। अब उसमें ऐसा कंडीशन है कि अगर मेल पहले मैच्योर हो जाए सेक्स ऑर्गन, या मेल गैमिट अगर पहले तैयार हो जाए, ठीक, तो प्रोटेंड्री कहेंगे। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमिट अगर पहले तैयार हो जाए तो उसको प्रोटोगाइनी कहेंगे। तो ऐसा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, स्काइफा पर अगर स्पेशली बोले तो ये प्रोटोगाइनी है। और ये प्रोटोगाइनी मतलब पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमिट कह लीजिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्पेशल सेक्स ऑर्गन जो है इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन स्पेशल नहीं है, ठीक, लेकिन सेल्स है, जर्म सेल्स इसके पास है। बताए थे कि इसके पास जर्म सेल्स होता है, और जर्म सेल्स जो होता है वो सेक्स सेल यानी स्पर्म, और यही जर्म सेल्स ओवम ये जो होता है वो डेवलप करवाता है, ठीक। और ये जर्म सेल्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? मेजेनकाइम में, हम बता चुके थे पहले ही, मेजेनकाइम में पाया जाता है ये। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो सेल्स ये बनाता है वो सेल्स है कौन सा? देखिए, तो जिस सेल से ये जर्म सेल्स बनता है और जर्म सेल से फिर गैमिट बनता है वो आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स जो है ये बताए थे कि यही है आर्कियोसाइट्स जो बनाता है जर्म सेल्स। और इसका डायग्राम में भी दिखाया था हम शायद। आर्कियोसाइट्स यहाँ का जो सेल दिख रहा है यही है आर्कियोसाइट्स जो जर्म सेल्स बनाता है और गैमिट बनाता है ये आर्कियोसाइट्स। और भी देखते हैं इसमें डायग्राम में, हो सकता है गैमिट जहां बन रहा हो वो दिखेगा। किधर गया आर्कियोसाइट्स? देख लेते हैं, पहले भी इस चीज को बता चुके हैं। इसमें नहीं है आर्कियोसाइट्स। अच्छा, एक डायग्राम है वहां पर आर्कियोसाइट्स। हाँ, यहाँ भी तो दिख रहा है ये आर्कियोसाइट्स हो गया, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेन बात याद रखना, यहाँ भी दिख रहा है कि ये आर्कियोसाइट्स है, ये वो सेल है जो बनाता है क्या चीज, यही आगे सेल बनाएगा जर्म सेल्स, और यही सेल से फिर जर्म सेल से बनता है ओवम। तो ये सेल्स का नाम आपको याद रखना है, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये आर्कियोसाइट्स। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए इसको, और ये भी देख लिए कि इसमें कैसे बनता है गैमेट्स वगैरह, स्पर्म कैसे बनेगा, स्पर्म, और अगर स्पर्म बनता है तो ये स्पर्म जो बनेगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फिर इसके बाद एक और चीज़ है इसमें कि ओवम बनेगा तो उसको oogenesis कहा जाता है, ये भी प्रोसेस है। फिर इसके बाद देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। और ये कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? जब इसका हम रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो उस फर्टिलाइजेशन को इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए इसमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, और ये फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बॉडी में होगा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसमें क्रॉस होता है, जस्ट लाइक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक तरह से कह लीजिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे अर्थवॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं ना, एनेलिडा, अर्थवॉर्म में जैसे पढ़ते हैं उसमें भी दो में से कोई एक पहले मैच्योर हो जाता है, उसी तरह से इसमें भी एक पहले मैच्योर हो जाता है। अभी आपको बताया प्रोटोगाइनी यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन ये पहले मैच्योर हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन इसका जरूर याद रखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करेगा, ठीक। और उसके बाद जाइगोट भी बनेगा, फर्टिलाइज होगा और जाइगोट भी बनेगा। मनीषा कुमारी, अगर ये जो भी इनवर्टिब्रेट का अगर आप लेना चाहेंगे तो आर.एल. कोटपाल का बहुत बढ़िया बुक है, और हर एक यूनिवर्सिटी में आर.एल. कोटपाल का बुक चलता है। और अगर दूसरा अगर बात करें, मान लीजिए अगर कलरफुल डायग्राम चाहिए,
RL कोटपाल में तो मिलता है, उसमें भी कोई बुक है कलरफुल मिलेगा, लेकिन एस चांद का भी है, उसका भी आप बुक ले सकते हैं और एस चांद का भी पढ़ सकते हैं, उससे भी बढ़िया क्वालिटी का पेज वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। कंटेंट तो खैर लगभग लगभग वही रहता है, लेकिन RL कोटपाल से थोड़ा डिटेल एस चंद का रहता है, तो पता कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये टॉपिक का हर एक पॉइंट को आप क्लियर करेंगे। ऐसे हम ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं RL कोटपाल का, और उसी का यूनिवर्सिटी में BSc वगैरह में जो ही पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो RL कोटपाल और एस चंद ये दो बुक इनवर्टिब्रेट के लिए यूज करते हैं, अच्छा बुक माना जाता है, हर यूनिवर्सिटी में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो आपको ज़रूर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग दो टॉपिक इसको कवर कर लिए यहाँ पर, एक एस्केलेटन था और दूसरा एस्केलेटन के बाद दूसरा ये रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपसे, और नेक्स्ट टॉपिक जैसे जो सिलेबस में था पोरीफेरा, जो पोरीफेरा जो सिलेबस है उसमें इसके बाद यानी पोरीफेरा का बाद हम लोग को पढ़ना है सिलेंट्रेटा। ठीक, तो उसको स्टार्ट करेंगे दूसरा जो फाइलम, क्योंकि पढ़ना बहुत है। और उसमें देखिए सिलेंट्रेटा एक फाइलम है, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में एक है आपका ओबेलिया का नाम सुने होंगे, ओबेलिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल पूछा जाता है ओबेलिया पर, तो इस पे आपको पढ़ेंगे डिटेल में। और नेक्स्ट क्लास में इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन से बताएंगे, मतलब शुरुआत से बताएंगे, ओबेलिया का डायग्राम आपको दिखाएंगे, 2 3 4 आपको उसमें समझ में आ जाएगा। फिर उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो पहले सिलेबस को लिख देंगे एक बार, कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, या आपके पास सिलेबस तो होगा ही, तो उसमें देख लीजिएगा। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छूटना चाहिए, ताकि वहाँ से सवाल मेरा बने। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ से आपको बताएंगे यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये स्काइफा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे ओबेलिया के बारे में, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।